आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमलेश है और मैं रीड इंडिया में काम करता हूँ और हम अभी साइबर सेफ्टी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। इसमें टोटल 10 मॉड्यूल है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है, इसको हम बताते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में। साइबर सुरक्षा जैसे कंप्यूटर सुरक्षा, हम जो स्लाइड शेयर करेंगे उससे अलग भी हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्लाइड से ही पढ़ करके हम बताएंगे, स्लाइड एक रेफरेंस के लिए है। ठीक है, तो इसको कोई माइंड मत करना कि सर स्लाइड में कुछ और लिखा है, आप कुछ और बता रहे हैं। साइबर सुरक्षा जिसे कंप्यूटर सुरक्षा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा भी कहा जाता है, यह डेटा नेटवर्क को साइबर आक्रमण से दूर रखने का एक तरीका है। ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर और नेटवर्क में उपलब्ध किसी भी प्रकार की सूचना और डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। या सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा की चोरी या क्षति के साथ साथ उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के गलत पहचान से कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में है कि साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि आजकल जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी यूजर है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ इंटरनेट पर सुरक्षा है। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं या इंटरनेट से जुड़े होते हैं तब कई प्रकार का खतरा आप पर बना रहता है, क्योंकि हैकर्स काफी सारे अलग अलग तरीकों से साइबर सुरक्षा का मतलब उल्लंघन करके आपके सिस्टम तक पहुंच सकता है और आपका पर्सनल डेटा जो है वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसी खतरे को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी का काम मेरे ख्याल में इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस जैसे सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, डेटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना होता है। साइबर सिक्योरिटी में आपके नेटवर्क, डिवाइस, सॉफ्टवेयर और डेटा को सुरक्षित लेयर द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिससे इंटरनेट पर होने वाली गलत एक्टिविटीज जो है उससे आपका डेटा सुरक्षित रखा जाए। हम आगे पढ़ेंगे कि साइबर सुरक्षा कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि मालवेयर क्या है, फिशिंग क्या है, इस तरह के जो है वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है, ये सारी चीजें हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने साइबर सुरक्षा के बारे में अभी सुना कि साइबर सुरक्षा है क्या। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में सब आजकल सब के सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट है क्या, ये प्रॉपर कोई अगर बता सके कि इंटरनेट है, क्या है, कोई बता सकते हैं तो अनम्यूट करके प्लीज बताइए। कोई भी बता सके तो अपने यहाँ से। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो जी आ रहा है सर, आ रहा है। हेलो जी, अमित कुमार, लखनऊ सेंटर। हाँ अमित बताइए। इंटरनेट जो है कंप्यूटर का मतलब जो है विश्व का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि सभी नेटवर्क, अगर इंटरनेट की बात करते हैं तो जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है इंटर और एक होता है नेट, जिसका इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी कहा जाता है। और ये छोटे छोटे नेटवर्कों में डिवाइड होते हैं, जैसे सर्वर होता है, हब होता है, तो इन चीजों को आपस में जोड़ के रखता है। और इंटरनेट तीन प्रकार के होते हैं, लैन नेटवर्क और मैन और वैन नेटवर्क, जिसके सहायता से हम जो है किसी भी चीज को सर्च करने में ये हमें मतलब आसानी या सहायता प्रदान करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब में। किसी भी चीज को हम जब सर्च करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब के बिना हम किसी चीज को सर्च भी नहीं कर सकते हैं। और जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो इंटरनेट से ही कनेक्टेड होता है। और कोई बता सकते हैं? अमित जी आपने सही बताया। जी बताइए। Meghatar, Wazirabad. Sir, it's internet is a global network.
ग्लोबल नेटवर्क होता है सर ये, जिसके अंदर मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और जब चाहे हम जो चाहे इंफॉर्मेशन इसके ऊपर निकाल सकते हैं। तो इसमें सारी नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। इसको सिंपल सी भाषा है, आपने सही बताया कि यह एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। और अमित, जब हम बात करते हैं लैन वैन, वो तो नेटवर्क है, ठीक है। अगर हम लैन की बात करें तो वो इंट्रानेट है, जिसमें एक बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम वैन की बात करते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होती है, जिससे टेक्नोलॉजी पे मोबाइल चलता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, और इंटरनेट जो है वो एक अलग है। दोनों का रूट एक ही है, लेकिन इंटरनेट जो है वो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, एक इंटरनेट क्लब है, जिसमें सब एक दूसरे से एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट बहुत ही सिंपल भाषा में इंटरनेशनल नेटवर्क है। ऑनलाइन सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी, यह एक तरह की सुरक्षा है, जैसा मैंने अभी बताया था कि यह एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होती है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर अपराध से बचाने का भी काम किया जाता है। साइबर सुरक्षा और सुरक्षा फोर्स दोनों ही डेटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट और फाइल सुरक्षित रहे। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में समर्थ होते हैं। मैंने कल एक ये शेयर किया था ग्रुप पे, एक न्यूज शेयर किया था, मुझे कल ही शाम में मिला था वो न्यूज, तो मैंने शेयर किया था। आप लोग देखे होंगे कि वो भी एक साइबर क्राइम है। जो वो न्यूज खोल के देखे होंगे तो पढ़े होंगे कि बहुत ही शातिर तरीके से 3-4 बदमाश जो है एटीएम से पैसा निकालता है। ना तो एटीएम को तोड़ने की जरूरत है, ना तो एटीएम को मतलब इस तरह से चोरी किया हुआ है कि एटीएम को सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देता है, एटीएम को ब्लॉक कर देता है, और अपने मोबाइल से उस एटीएम को कनेक्ट करता है, अपने मोबाइल से उसका बॉक्स खोलता है एटीएम का, और फिर वहां से पैसा निकाल करके निकल जाता है। ऐसे ही करके उसने लगभग 3-4 करोड़ रुपया कुछ दिया हुआ था, चोरी किया। वो भी एक साइबर क्राइम है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हो सकता है आज मतलब अभी सबके मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे भी आता है, आप लोगों के मोबाइल पे भी आता होगा कि पेटीएम वाले या किसी भी एयरटेल वाले कोई भी आपको मैसेज भेज रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है या आपका जो पेटीएम का अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, केवाईसी करवाने के लिए इस नंबर पे फोन कीजिए 24 घंटे के अंदर, नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा या पेटीएम अकाउंट बंद हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों के मोबाइल पे एसएमएस आता होगा, सबके नहीं, मेरे पास तो आए हैं, हो सकता है आप लोगों के पास भी आता हो। ये सारे साइबर क्राइम के ही हैं। यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल है, डू यू नो हिम। ईमेल करे कि एक प्रीत को बताया गया था, एक ईमेल करके किसी को बताया गया था कि 7.5 लाख रुपया, मतलब कि किसी को ईमेल आया कि उसने इतना पैसा जीत लिया है और उसके लिए उसकी अकाउंट डिटेल चाहिए, जिसके लिए उसका बैंक वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके लिए 20,000 रुपया उसको भेजना होगा। ऐसा मेल आया था साइबर किसी मतलब पैसा ऐंठने वाले लोगों के द्वारा। ऐसा मेल आते रहते हैं, हो सकता है आप लोगों के पास भी ऐसा मेल आया हो। एक और एग्जाम्पल है कि नवंबर 2017 में केरल में एक एमबीबीएस छात्र ने अपने कॉलेज की इमारत की सबसे ऊंची मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उससे फेसबुक प्रोफाइल की एक परीक्षा में उसने कॉलेज में एक छात्र द्वारा की गई भद्दी टिप्पणियों पर उसकी नाराजगी दिखाई दी। पुलिस को संदेह है कि इसने उसे यह चरम कदम उठाने के लिए उकसाया होगा। ये एग्जाम्पल है तीनों। एक एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि उसको पेटीएम से मैसेज आता है कि आपका पेटीएम ब्लॉक हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करने के लिए इस नंबर पे फोन कीजिए। दूसरे में उसको मेल आता है किसी को कि आपने इतना पैसा जीत लिया है, इसके लिए इतना पैसा आप ट्रांसफर करो, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरा एक एग्जाम्पल है कि एक किसी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे किसी लड़की के बारे में उसी के कॉलेज के एक दोस्त ने कोई गलत टिप्पणी की थी,
गलत पोस्ट डाला था, उस पोस्ट को पढ़ करके उसको बुरा लगा और उसने आत्महत्या कर लिया। ये सारे सोशल मीडिया के द्वारा होते हैं। साइबर, किसी के पास अगर आया हो ऐसा मैसेज कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इतना जीत गए हैं, आप केबीसी के विनर बन गए हैं, आपने इतना जीत लिया, इस तरह के किसी के पास आया हो मैसेज या फोन, तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अमित कुमार। एक्चुअली मेरे साथ ही हो चुका है। 15 डेज पहले मेरे पास एक कॉल आई थी मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कंपनी होती है मारुति सुजुकी 4 व्हीलर, उसकी तरफ से आया था। तो उन्होंने कहा था कि आपने जो है एक फेसबुक पे इसकी जो है पोस्ट निकलती रहती है वैकेंसीज की, कि मैनेजर की वैकेंसी, खाली एम्प्लॉय के या मतलब हेल्प वर्कर के। तो मतलब मेरे भाई ने ऐसे ही मतलब अप्लाई कर दिया था फेसबुक पर ही। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब पता नहीं क्या किया, तो उन्होंने मेरा फेसबुक जो है आईडी उनको बंद कर दिया उसको। उन्होंने जैसे जैसे वो बताते गए वैसा वो करता गया, और वो चला रहा था मेरा ही फोन। और जैसे उसने क्या किया कि उसने कहा कि ओके कीजिए, वो सब कुछ बताता गया, मेरा भाई डालता गया। जैसे ही उसने डाल दिया ओके किया, वैसे मेरे फेसबुक जो है वो बंद हो गई, जो कि आज तक बंद है। तो मैंने मुकेश सर से भी मैंने शेयर किया था, उनको व्हाट्सअप भी किया था, मेल और पासवर्ड अपना और फेसबुक पासवर्ड सर ने मांगा था। तो सर ने कहा था ठीक है मैं ट्राई करूंगा ओपन करके, बट वो अभी ओपन नहीं हो पाई। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? दयाराम जी सर। बता रहे थे ना कुछ, तुम्हारे पास भी आया था। हाँ सर, मेरे पास भी सर, मैंने भी वो फेसबुक से किया था एक बार। तो फेसबुक पे जो अमेरिकन एक्टर था, तो पैसे बांटने की बात चल रही थी, तो मैंने भी सर उसमें कमेंट कर दिया था और नंबर डाल दिए थे। तो मेरे पास भी जो फ्रॉड थे, मतलब उन्होंने फेसबुक से नंबर लेके और मेरे पास कॉल करते हैं वो, और बोलते हैं कि आपने मान लीजिए कि 75 लाख ऐसे, मतलब कुछ और ऐसे कर रहे थे वो, कि ऐसी राशि आपने जीती है, इसके लिए आपको पहले 20,000 या मान लीजिए मेरे से तो 6,000 रुपये मांगा था पहले, कि ये विदेश से पैसा आएगा, फिर ये इंडिया में आएगा तो उसका चार्ज लगेगा, तो आपको पहले 6,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे बोला मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ, मेरा दोस्त था उससे पूछा था, तो उसने उससे बात की, लेकिन उसका मुझे एक कॉल आया, फिर उसके बाद मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, उसके बाद काट दिया उसने। फिर दोबारा से आया कि आप कहीं से कीजिए, आपके दोस्त से लीजिए या वैसे लीजिए। फिर उसने क्या किया सर, मेरे व्हाट्सएप पे ही उसने उसका ऑफिस का सारा जो भी वर्कर काम कर रहे थे वो दिखा दिए, उसके खाते संख्या सभी डाल दिए मुझे। तो फिर मैंने सर, मैं समझ गया उसके बाद, और फिर मैंने उसको नहीं दिए, और मैं उससे कहने लग गया फिर वैसे ही कि आप आधी रकम रख दीजिए, आधी मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से मेरे पास भी आया था। और तुम्हारे पास एक वो भी आया था ना, बाइक खरीदने के लिए कुछ? दयाराम ठीक है। तो क्या इंटरनेट एक सुरक्षित जगह नहीं बनता है? मतलब इंटरनेट जो है एक इंटरनेट सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा थेफ्ट है, सोशल मीडिया है, फिशिंग है, स्कैम्स है, मालवेयर है, साइबर बलिंग है, साइबर प्रेडेटर्स है, फेक न्यूज है। इन सभी बिंदुओं के बाद हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि ये क्या है, डेटा चोरी या फिर सोशल मीडिया फिशिंग, इस सब के बारे में। वेब ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग। हम सभी आजकल वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, लेकिन हमें एक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम सुरक्षित वेब ब्राउजिंग करें। और सुरक्षित ब्राउजिंग में आपको कई खतरे हो सकते हैं, जैसे हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या अपने बैंक की जानकारी दे सकते हैं, हो सकते हैं। यह कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दिल्ली के ये यंग ऑफिस जा रहे ऑफिसर हैं राहुल। यह अपने क्रेडिट कार्ड का भरपूर उपयोग करता है। उसके पास एक आईफोन और एक लैपटॉप है। फेसबुक पर उनके 1500 दोस्त हैं। वह स्नैपचैट, व्हाट्सएप, पेटीएम, जीमेल, डेटिंग साइट, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग करता है। वह केवल ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ये राहुल है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्रेडिट कार्ड का खूब उपयोग करता है।
ये सारे सोशल मीडिया चलाता है। इसके 1500 फ्रेंड हैं इनके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ ये अरविंद है जो चंडीगढ़ में रहता है। इसके पास भी क्रेडिट कार्ड है, फोन है, लैपटॉप है। हालांकि ये फेसबुक पर है, लेकिन इसका बहुत ही कम फ्रेंड है, क्योंकि ये सारे किसी भी अजनबी को अपना फ्रेंड नहीं ऐड करता है। ये फ्रेंड लिस्ट में यह स्नैपचैट, व्हाट्सएप, पेटीएम, जीमेल और इंस्टा का भी उपयोग करता है। यह भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है। और राहुल कुछ और भी करता है, जैसे यह किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। वह अपने CVV नंबर के साथ ऑफिस में अपने दोस्तों को क्रेडिट कार्ड नंबर देता है। वह ऑनलाइन जाता है और डेटिंग साइटों के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। उसे अपने जीमेल अकाउंट पर एक पासवर्ड rahul@123 दिया हुआ है। जबकि उसे और उसके दोस्तों को एक कैफे में मैं मिला। वह अपने दोस्तों के साथ चैट करने के लिए कैफे की वाईफाई का उपयोग करता है। वह बहुत सारे ईमेल लिंक के साथ उसके पास बहुत सारे ईमेल लिंक है। वह अक्सर जो भी मेल आता है, जो भी लिंक आता है, सारे लिंक पे क्लिक करता है। उसके लैपटॉप में एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है। उनका मोबाइल पासवर्ड भी सुरक्षित नहीं है। अरविंद यह हर समय जो नोन एंड मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट है वहीं से अपना खरीदारी करता है। यह ऑनलाइन साइट का जो रिव्यू है वो पढ़ के ही वहां से खरीदारी करता है। वह किसी के साथ अपना पिन या CVV नंबर साझा नहीं करता है। वह एक सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करता है और उन्हें अपने लैपटॉप या मोबाइल पर नोट नहीं करता, लेकिन इसे याद रखता है। विभिन्न वेबसाइटों के लिए अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करता है। हमेशा एक सुरक्षित वाईफाई या अपने स्वयं के 4G कनेक्शन का ही उपयोग करता है। उनके लैपटॉप में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। वह हर समय अपने लैपटॉप की सुरक्षा करता है। वह अपने मोबाइल सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। मतलब राहुल क्या करता है कि राहुल कहीं से भी परचेज कर लेता है, कोई भी साइट का रिव्यू नहीं देखता है। अपना क्रेडिट कार्ड धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है। किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन नंबर, CVV नंबर दे देता है। उसका पासवर्ड भी सेफ पासवर्ड भी उसके मोबाइल में, लैपटॉप में नहीं है। ना ही एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। लेकिन अरविंद जो है हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट से परचेज करता है। किसी को भी अपना पिन नहीं देता है। वो सेफ इंटरनेट से ही परचेज करता है, कहीं से भी वाईफाई यूज नहीं करता। आजकल रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट हर जगह वाईफाई अवेलेबल है। साइबर कैफे में जाकर के भी अपना खरीदारी नहीं करता अरविंद। इसके लैपटॉप, मोबाइल में भी एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब हमें बताइए कि अरविंद सही है या राहुल सही है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अरविंद। क्यों सही है? अरविंद। क्यों सही है अरविंद? क्योंकि सर वो अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। सुरक्षा कैसे करता है अपना ये? लाइक सर वो अपना पिन नंबर किसी को नहीं देता और एंटीवायरस एप्स अपलोड करके रखा है। यही सब तो है सुरक्षा। अच्छा, और राहुल क्या नहीं करता है? राहुल क्या नहीं करता है? सर राहुल बहुत लापरवाही करता है। वो अपना पिन नंबर किसी को भी देता है, किसी भी वेबसाइट से जाके शॉपिंग करता है, उसका रिव्यू भी चेक नहीं करता। अच्छा, राहुल सही है, अरविंद सही है, राहुल गलत है। क्योंकि हम जब भी कहीं से भी परचेज करें किसी भी साइट से, उसका हम देख लें कि कितना ऑथेंटिकेट है, उसका मोबाइल नंबर उस साइट पे दिया है कि नहीं है, ईमेल एड्रेस है कि नहीं है, प्रॉपर एड्रेस है कि नहीं है। ये सारा कुछ हमें चेक करना चाहिए। उस साइट का रिव्यू देखना चाहिए हमें। हम जब भी किसी भी साइट से कोई भी चीज परचेज करें तो हम कोशिश करें कि उसका रेट मार्केट से भी ले लें या किसी और साइट से भी ले लें। हम जब भी मार्केट में जाते हैं खरीदारी करने के लिए, तो जो जान पहचान या जो ज्यादा नामी होता है वहीं से हम खरीदारी करते हैं मार्केट में भी। तो सेम रूल अप्लीकेबल है ऑनलाइन जब मार्केटिंग करते हैं वहां से भी। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां से भी सेम रूल अप्लाई होता है कि जो भी ऑथेंटिक साइट है, जो जेन्युइन साइट है, वहां से हम परचेज करें, उसका रिव्यू देख लें, उसका एड्रेस देख लें, मोबाइल नंबर, ईमेल देख लें।
उसका सारी पॉलिसी पढ़ लें कि अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उसका रिटर्न पॉलिसी क्या है, उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, सब कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही हम वहाँ से परचेज करें। कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर किसी भी साइट पे हम सेव नहीं करें, उससे बचें। प्रॉपर ईमेल या जितना कोशिश हो जितना कम से कम इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे दे सकें उतने सेफ और सुरक्षित रहेंगे हम। कहीं भी वाईफाई से परचेज करने की कोशिश नहीं करें कि किसी भी नेटवर्क में जाकर के वाईफाई से परचेज कर ले रहे हैं। कोशिश करें साइबर कैफे से हम परचेज नहीं करें, किसी भी कंप्यूटर में बैठ करके अपना इंटरनेट यूज करें, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल यूज करें कोई भी चीज परचेज करने के लिए, तब हम बहुत हद तक सेफ रहेंगे। अपने मोबाइल या लैपटॉप में हमेशा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए, उसे अप टू डेट करके रखना चाहिए, किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं पे भी। पासवर्ड क्या होता है? हम सब पासवर्ड करते रहते हैं, मोबाइल में भी पासवर्ड, लैपटॉप में भी पासवर्ड। पासवर्ड है क्या? की होती है अकाउंट की चाबी। क्या है वो? तो उसको हम क्यों रखते हैं अकाउंट की चाबी? हेलो, हाँ सर, मैं बता रहा था, जैसे आप कोई भी अकाउंट यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पेटीएम यूज कर रहे हैं या फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप है या कुछ भी है, तो अब लॉगिन करने के लिए हमें पासवर्ड की जरूरत होती है। तो वो हमारी एक तरह की चाबी हुई। तो जो पासवर्ड है वो हमें ऐसा बनाना चाहिए यूनिक हो, और मान लीजिए वो कि हर कोई इसको गैस ना कर सके। उसमें अपर और लोअर केस ये हमारे अल्फाबेट होने चाहिए, और नंबर भी होने चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड जो है सही बताया जयराम आपने। पासवर्ड जो है ना वो हमारी पहचान है किसी भी डेटा को अनलॉक करने के लिए। मान लीजिए आपने डेटा रखा कंप्यूटर में, ठीक है, अगर आपने पासवर्ड दे दिया तो वो पासवर्ड जो कोई भी डालेगा उसी को डेटा पहचानेगा कि हाँ ये मतलब सही आदमी है और इसी का ये डेटा है, और वो खुल जाएगा। या कोई भी ईमेल है जहाँ पे अगर आप पासवर्ड देते हैं, इसका मतलब ईमेल जो है वो आपको पहचान नहीं रहा है, उस कोड जो आपने डाला है उस कोड को पहचान रहा है, और जैसे वो कोड उसके मेमोरी के कोड से मैच करेगा वो अनलॉक हो जाएगा और ईमेल में आप लॉगिन कर जाओगे। ठीक है, पासवर्ड हमेशा कोशिश करें कि अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना एड्रेस या अपना नाम, ये सब पासवर्ड में नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड कम से कम 6 डिजिट का हो, जिसमें अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीजें उसमें हो, तभी जाकर के सिक्योर पासवर्ड होता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि यह 8 वर्णों की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। मतलब 6 से 8, 6 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं। 8 जितना हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऊपरी और निचले वही है, अल्फा न्यूमेरिक, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, कैप्स लॉक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, ये सारे उसमें हो तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। हर एक साइट के लिए, हर एक ईमेल के लिए अलग अलग पासवर्ड हम यूज करें। ऐसा ना हो कि एक पासवर्ड हम दे रहे हैं और सारे ईमेल आईडी के लिए हम एक ही पासवर्ड दे रहे हैं। बैंकिंग के लिए भी हम अलग अलग पासवर्ड यूज करें। पासवर्ड को हमेशा याद रखें, कहीं भी हम कोशिश करें नहीं लिखें। अगर हम लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से हम अनसेफ हैं और सुरक्षित हैं। पासवर्ड कभी भी नाम या 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखें। जितने भी हमारे पास डिवाइस हम यूज कर रहे हैं सब पासवर्ड सब में होनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, सब में पासवर्ड होनी चाहिए, अलग अलग पासवर्ड हो। किसी भी कंप्यूटर में साइन इन करके हम नहीं छोड़ दें। एक बार हम किसी भी कंप्यूटर में साइन इन करें तो उसको लॉग आउट करें, फिर वहां से हटें, तो साइन इन करके छोड़ेंगे तो हमारी डेटा लीक हो जाएगी। इसका ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग करते हैं, ईमेल कहीं भी लॉगिन किया उसको छोड़ दिया, वहीं पे लॉगिन किया हुआ, चाहे धोखा में हो जाता है जानबूझ के नहीं, लेकिन याद रखनी चाहिए कि हम हमेशा लॉग आउट करके वहां से हटें। वहीं से खरीदारी करें जहां पे हम
मतलब जो ऑथेंटिक है, और जिसको हम जहां आप ऑफलाइन खरीदारी करते हैं वहां खरीदारी को आमतौर पर आप व्यवसाय जानते हैं। मतलब जब आप ऑफलाइन खरीदारी करने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो आप जो जान पहचान वाले जगह होते हैं या जिनका नाम ज्यादा होता है उस मार्केट में, वहीं से खरीदारी करते हैं, नहीं तो हम खरीदारी नहीं करते हैं हम। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ व्यवसाय सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए किए जाते हैं, सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी और अन्य व्यक्तिगत विवरण चाहते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग व्यापार केवल उन लोगों के साथ करें जिन पर आप भरोसा करते हैं और पहले से खरीदार कर चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग आजकल ऐसे भी हैं कि सिर्फ आपको दिखा देंगे कि यहाँ से आप मोबाइल परचेज करो, जो मोबाइल बाहर में 10,000 में मिल रहा है वो 6,000 में देगा। आपने ऑर्डर दे दिया, आपने सारा डेटा दे दिया, लेकिन वो मोबाइल डिलीवर करेगा ही नहीं। 2 दिन के बाद वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा और वहां पे शो करेगा कि मेरे पास स्टॉक में नहीं है ये। आप अपने डेटा तो दे दिए, वहां पे जो डेबिट कार्ड का डेटा या फिर क्रेडिट कार्ड का डेटा वो तो चला गया उसके पास, और वो सिर्फ उसी के लिए ये सारे वेबसाइट वो लोग बना के रखते हैं कि किसी का भी पर्सनल डेटा हमारे पास आ जाए। उनके पास स्टॉक में कुछ होता नहीं है। तो ऐसे साइट से हमें सावधान रहनी चाहिए। साइट का अच्छी तरह से उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही वहां से खरीदारी करें। व्यवसाय के सभी विवरणों की जांच करें। एक नई साइट में कुछ खरीदने की योजना बनाने से पहले सभी विवरणों की जांच करें। या एक सोशल मीडिया के साथ कितनी बातचीत करता है, इसके ग्राहक समीक्षा क्या है, मतलब रिव्यू क्या है, कस्टमर रिव्यू क्या है, इन सारी चीजों को ईमेल पता, फोन नंबर या पता है नहीं, तो अधिकतम संभावना की एक नकली कंपनी है। अगर वहां पे कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी या कुछ प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं है तो ये समझना चाहिए कि हो सकता है ये नकली है। कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो पूछ सकते हैं। किसी का भी क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके प्लीज पूछ सकते हैं। कमलेश जी, इन लोग को बता दीजिए कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर डिजिट्स में आप पासवर्ड कैसे रखेंगे, कैसा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूं कि ऐसे पासवर्ड हम रख सकते हैं। इसमें कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, न्यूमेरिक भी है। चैट बॉक्स में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया है। ऐसे हम रख सकते हैं। अजय जी, हाँ कमलेश जी, दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। सभी को दिख रहा है आप लोगों को ना? प्लीज आप लोग एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, नहीं पूछेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। यस सर, दिख रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन ये है कि मेरा मोबाइल पे बार बार मैसेजेस आता है, मैसेजेस कि आपको इतना रुपया का लॉटरी लगा है या तो इतना रुपये का ये चीज लगा है, अलग अलग नंबर से आता है। पर लेकिन मेरे को ये चीज मालूम है तो मैं उसको वो नंबर को ब्लॉक करता जाऊँ, तो ब्लॉक करने के बाद अमुक दिन बंद नहीं आता है, फिर से वापस 1 महीने के बाद वापस चालू होता है, तो वापस आता है, तो उसको बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं वो एक नंबर से काम नहीं करते, उनके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप एक नंबर को ब्लॉक करेंगे, दूसरा नंबर एक्टिवेट कर लेगा, वो नंबर ब्लॉक होगा, तीसरा नंबर एक्टिवेट कर लेगा। तो आप जितने भी ब्लॉक करें वो तो काम नहीं करेगा। तो बेटर है ऐसे मैसेज को हम इग्नोर करें, उसको डिलीट कर दें इमीडिएट। ऐसे लिंक अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उस लिंक को हम क्लिक करके ओपन करने की नहीं सोचें, उसको इमीडिएट डिलीट कर दें। कभी भी ईमेल पे जो स्पैम मेल होते हैं ना, इसी तरह के मेल आते हैं, इसी तरह के लिंक आते हैं जो आपको देखने में अच्छा लगेगा कि ये मेरे लिए फायदा होगा, लेकिन वो आपका नुकसान करके चला जाएगा। जी जी, ठीक है, तो ऐसे को इग्नोर कीजिए, डिलीट कीजिए। नहीं, डिलीट तो मार देते हैं, वो बार बार आते रहता है।
हाँ वो बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो एक नंबर से तो करते नहीं है, आप जितने भी नंबर करोगे नए नंबर आपको दिखते चले जाएंगे। जी ग्रुप होती है, अकेले थोड़ी ना काम करता है ये सब कुछ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा अन्य वेबसाइट या ऑफलाइन स्टोर के साथ कीमतों की तुलना करें। जैसा मैंने अभी बताया है कि कभी भी एक वेबसाइट पे भरोसा करके हमें कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हमेशा कंपेयर करनी चाहिए कि इस साइट पे अगर इसका ये रेट है तो इस साइट पे क्या रेट हो सकता है, जिस साइट को आप जानते हैं। हमेशा इन सब चीज़ों को कंपेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के स्टॉक में नहीं है तो 10,000 के 2,000 भी दिखा देगा कि ये 10,000 का मोबाइल है, तो उस साइट पे 2,000 में ही मिलेगा। उसके पास तो स्टॉक है ही नहीं, वो तो आपका डेटा चोरी करने के लिए वहां पे ऐड कर रखा है उन्होंने। तो इसीलिए ज्यादा लोभ में नहीं आना चाहिए, अपनी दिमाग लगा करके खरीदारी करनी चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी चाहने वाले प्रश्नों से जितना संभव हो उतना कम जानकारी दें, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट होता है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं मांगता है। एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। यदि किसी के पास आपके खाते का पासवर्ड है तो वे इसका उपयोग लॉगिन करने के लिए, शिपिंग पते को बदलने और चीजों को ऑर्डर करने के लिए कर सकता है। अपने खातों को एक मजबूत पासवर्ड के साथ लॉक करें और सुरक्षित रखें। मान लो आपने, एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी भी वेब ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे पहले लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ता है, फिर आप वहां से परचेज कर सकते हो। आपने मान लो अमेजोन से कुछ परचेज किया, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपने अमेजोन से कोई परचेज किया और उसका लॉगिन आईडी मेरे पास भी है, तो आपके एड्रेस पे डिलीवर ना होकर के मैं अपने एड्रेस पे उसको डिलीवर करा लूंगा, आपका एड्रेस एडिट करके। और आप सोचेंगे कि मेरा अभी तक शिपिंग आया ही नहीं। आप कंप्लेन करोगे, बोलेगा ये तो यहाँ चला गया। तो इसीलिए हमेशा पासवर्ड और यूजर आईडी हमें पासवर्ड रखनी चाहिए जिससे किसी को पता नहीं चले। सार्वजनिक वाईफाई से बचें। मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप या एयरपोर्ट से या फिर होटल से, मॉल से कोई भी चीज परचेज नहीं करनी चाहिए उनके वाईफाई नेटवर्क को यूज करते हुए, क्योंकि वहां से आपका डेटा लीक हो सकता है। जब आप जानते हैं कि असुरक्षित सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क अपराधियों के लिए आपके स्थान, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट, आपके व्यक्तिगत संचार जैसे ईमेल, चैट या कोई मैसेज जिन्हें आपके साथ संचार कम्युनिकेट कर रहा है के लिए एक आसान लक्ष्य है। आप बैंकिंग वेबसाइटों जैसे विभिन्न वेबसाइट के लिए फोटो, आपके पासवर्ड, अन्य संवेदनशील जानकारी, लॉगिन क्रेडेंशियल भेजते हैं। ये सारी चीजें वहां से लीक हो सकती है, डेटा चोरी हो सकती है अगर वाईफाई का आप यूज करते हैं तो, क्यों किसी और का नेटवर्क होता है। साइट की गोपनीयता, प्राइवेसी पॉलिसी जो है किसी भी साइट की सेटिंग में होता है। हमेशा उस प्राइवेसी को हम पढ़ लें और उसके बाद ही उसको हम टिक करें। आप देखते होंगे कहीं से भी हम परचेज करते हैं तब तो टर्म्स एंड कंडीशन जो उनका प्राइवेसी होता है वो हम लोग टिक कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हमेशा उसको हम पढ़ें, टिक करने से पहले जो भी प्राइवेसी है उनकी उसको पढ़ें, तभी हम कोई खरीदारी करें। हमेशा कोशिश करें कि हम लोग क्रेडिट कार्ड से ही परचेज करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है और उस लिमिट से ज्यादा अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो भी जाता है तो एक दिन में उस लिमिट से ज्यादा आप परचेज नहीं कर सकते। मान लीजिए एक आपकी लिमिट है 1 लाख रुपये की, तो अगर क्रेडिट कार्ड खो भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कोई 1 लाख की परचेज करेगा और उसकी बैंक सुनवाई भी करती है। अब जैसे ही क्रेडिट कार्ड खो गया, कोई लीगल ट्रांजेक्शन हो गया क्रेडिट कार्ड से, आप बैंक को जाकर के 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म करेंगे तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर हम डेबिट कार्ड से परचेज करते हैं तो डेबिट कार्ड का कोई लिमिट नहीं होता है। आपके पास जितने भी पैसे होते हैं डेबिट कार्ड में सेविंग अकाउंट पे जिससे वो लिंक है, वो सारा पैसा का खरीदारी कर सकता है। और बैंक उसकी ज्यादातर, कितना भी आप कंप्लेन कर लो, बैंक ज्यादा उसकी तवज्जो भी नहीं देते हैं। क्रेडिट कार्ड की उनकी प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं वो। जितनी जरूरत हो उतनी इन्फॉर्मेशन किसी भी साइट पे किसी को भी परचेज करते समय हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, जो मिनिमम हो। अपने जो बैंक स्टेटमेंट है उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है।
क्योंकि हो सकता है आपके अकाउंट से इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि एसएमएस बहुत सारे समय में एसएमएस नहीं आते हैं। लेकिन जब आप स्टेटमेंट अपना चेक करते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाती है कि आपका ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, कोई चार्जेस कटा है या क्या हुआ है, वो सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमेशा अपने बैंक का स्टेटमेंट हमें नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। किसी भी सार्वजनिक कंप्यूटर का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं सार्वजनिक कंप्यूटर का यूज किसी भी साइबर कैफे में या कहीं भी, तो उसकी ब्राउजर से हिस्ट्री हम डिलीट करके ही वहां से निकले, जिससे मैंने अगर धोखे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर दी है उस कंप्यूटर में, तो हमेशा उस हिस्ट्री को अगर जैसे ही हम क्लीन करते हैं तो वो सारी जानकारियां वहां से डिलीट हो जाती है। तो हमेशा इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए अगर हम किसी कॉमन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो। खरीदारी करने के बाद इन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। आप जब भी कोई ऑनलाइन खरीदारी करें या कोई भी कुरियर ही क्यों ना करें, हम जो रसीद मिलता है उसको हमेशा साथ में रखनी चाहिए। जो रिसिप्ट मिलता है या जो ट्रैकिंग नंबर के लिए जो रिसिप्ट मिलता है उसको साथ में रखना चाहिए, क्योंकि वही आपका प्रूफ है। अगर आपने कहीं से ऑनलाइन परचेज किया, आपने पैसा पेमेंट कर दिया, उस जो वहां पे जो स्लिप आया था या आपके पास जो ईमेल आया है उसको प्रॉपर अपने पास सेव रखिए जब तक कि सामान आपके पास सुरक्षित ना पहुंच जाए, क्योंकि आप क्लेम करने का बस वही एक रास्ता रह जाता है, आप वहीं से क्लेम कर सकते हो। कोई भी कॉपी हो, कुछ भी हो, तो उसको हमेशा प्रिंट आउट करके या सेव करके रखना चाहिए अपने पास। When shopping, check to be sure the site security enabled। आप लोग देखते होंगे कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे HTTPS, कल अकबर ने शेयर किया था एक टाटा का किसी गाड़ी को लेकर के कि सर ये क्या है, वो भी फेक था। आजकल बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, मेरे पास भी एक आया था रोलेक्स वॉच को लेकर के कि उसका कुछ फीडबैक मांग रहे थे। जैसे ही हम उसको, मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा था कि देखो ये भी एक है, ये भी एक मतलब साइबर क्राइम ही है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, आपसे फीडबैक ले रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं, कुछ भी एज पूछ ले रहा है, कुछ भी पूछ ले रहा है, और आप दिखाएगा कि आपको कार पे ये डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ट्रेंड आजकल खूब चल रहा है। उसमें भी HTTPS था। तो हमें जब भी कोई खरीदारी करें HTTPS हमें चेक करनी चाहिए। HTTPS का मतलब पता है या मैं बता दूं? बता दीजिए। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S से होता है सिक्योर। जैसे ही S लगता है मतलब उसको सिक्योर है, एक लाइसेंस आती है सिक्योरिटी के लिए, वो लिए हुए रहते हैं। तो ये मतलब ऑथराइज करता है कि ये साइट जो है वो सिक्योर है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर साइट है ये। इसको हमेशा हमें चेक करनी चाहिए। अब यहाँ पे रिकैप है जो शुरू से लेके अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर एंटीवायरस इंस्टॉल करनी चाहिए। सारे एंटीवायरस अप टू डेट होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल पे वो अप टू डेट रहनी चाहिए। वहीं से खरीदारी करें जो जिसके बारे में हम जानते हैं, जिनका कस्टमर फीडबैक रिव्यू हमने देखा है, जिस पे आपकी भरोसा है। हमेशा सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से हम बचें। कोशिश करें कि हमारा जो इंटरनेट है अपना, चाहे मोबाइल पे है या ब्रॉडबैंड है, उसका हम यूज करके कोई भी खरीदारी करें। हमेशा वेबसाइट एड्रेस जो है HTTPS हमें चेक कर लेना चाहिए। किसी भी ई शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। खरीदारी करने से पहले उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको हम पढ़ लें, उसके बाद ही हम वहां से खरीदारी करें। कोई क्वेश्चन है? 10 मिनट हम रख रहे हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम मिथिलेश है। हेलो। हाँ जी सर, जैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वेबसाइट श्योर है अगर हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो? हाँ, देखिए जब भी आप साइट पे जाते हैं तो वहां पे हर जितने भी वेबसाइट हैं उनके प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर ईमेल आईडी, प्रॉपर फोन नंबर, प्रॉपर कॉन्टैक्ट सारा कुछ रहता है। ईमेल आईडी रहता है। उसकी आप जब पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं उसको कंपेयर कर लेंगे दूसरे साइट से, तभी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, जब भी जैसे ही आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइट ऑथेंटिक है या नहीं है। थैंक यू सर।
सर आजकल कॉल का भी पता लग जाता है कि ट्रू कॉलर के थ्रू के वो स्पैम में है क्या रजिस्टर्ड कॉल है। हाँ, वो आपको ट्रू कॉलर से पता लगता होगा, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि स्पैम हो ही सकता है। स्पैम कॉल है तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए भी होते हैं, तो आपने सही बताया कि वो पता चल जाता है। अगर आपके काम पे जो चीज नहीं है वो स्पैम है। ओके सर। सर जिस कंपनी के फोन भी आते हैं ना उनको भी इस पे में दिखाता है सर। जैसे अब जियो का सिम है सर हमारे पास, तो अब जियो के जिस संबंधित अगर कॉल आती है ना कंपनी से तो उसको भी इस पे में दिखाता है। वो देखो क्या करता है ना, एनालाइज करता है कि ये कॉल किस चीज के लिए, ये कॉल किस चीज के लिए, उस हिसाब से वो उसको स्पैम में देता है। कभी कभी ईमेल, सही ईमेल भी आता है वो स्पैम में चला जाता है, जो कि काम का ईमेल होता है। ठीक है, मान लो मैंने 10 मेल एक साथ भेजा किसी को, तो वो क्या करेगा, 3-4 में डिलीवर करेगा इनबॉक्स में, बाकी मेल को स्पैम में दे देगा। और कोई? हेलो। जी हाँ सर। सर हमारा मतलब अभी अभी हम लोग ने ऑनलाइन किसी कुछ ऑर्डर कर दिया, अगर हम लोग ने सब कुछ चेक कर लिया, AWB नंबर, प्राइवेसी पॉलिसी, सब कुछ हम लोग ने चेक कर लिया, हाँ जी। उनके पास भी रहता है OTP नंबर एंड ऑल, तो वो लोग खुद अपने आप डिलीवर कर देते हैं और हम लोग का फोन में मैसेज आता है कि ऑर्डर डिलीवर हो गया है। तो सर फिर कहाँ कंप्लेन करना है? एक बार फिर से बताइए क्या बता रहे हैं आप? कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ ऑर्डर कर देते हैं, कौन बोल ऑनलाइन रहे पेमेंट हैं? कर देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के आप बाद कौन बोल जैसे रहे कि हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? राधिका प्रजापति सर हियर, कहाँ से? मुंबई नाला सुपारा। अच्छा, हाँ जी, बताइए क्या बोल रहे हाँ हैं? सर। सर मेरे साथ एक बार कैसा हो गया था, मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो सर वो प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो वो पेमेंट करने के बाद मेरा ऑर्डर वहां से शिप हो चुका था, लेकिन सर ऑर्डर मुझे जब डिलीवर हुआ ना सर, तभी वो ऑर्डर रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था मुझे। मैंने टी शर्ट ऑर्डर किया था और मुझे वॉच डिलीवर हुई थी सर। सर जब भी मैंने उसको रिटर्न रिक्वेस्ट डाला ना, तभी वो ऑर्डर मतलब अमेजोन पे से वो ऑर्डर ही गायब हो चुका था, मैंने जो ऑर्डर किया था ना वो। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिलीवरी एजेंट लोग रहते हैं ना, वो लोग खुद फ्रॉड होते हैं, वो कहीं और खुद डिलीवर कर देते हैं और हमारा जो ऑर्डर रहता है ना वो वहां से डिलीट कर देते हैं। आपने तो सर कस्टमर केयर में तभी कंप्लेन नहीं किया था? सर वो किया था, लेकिन सर कुछ रिप्लाई नहीं आया था तभी। नहीं, कस्टमर सर ये केयर मेरे में अगर साथ आप हुआ बात, था। Excuse me, हाँ, सर मेघातावर वजीराबाद दैट सर, ये हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन सर उसके अंदर रिटर्निंग का ऑप्शन आता है ना, तो सर रिटर्न हो गया था और बाद में वो चार्जेस जो हमने ऑनलाइन पे किए थे वो वापस हमारे अकाउंट में आ गए थे। नहीं, मैंने भी रिटर्न रिक्वेस्ट किया था सर, लेकिन कोई पिकअप करने नहीं आया था वो ऑर्डर, और वहां से वो फिर 7 डेज का रिटर्न रिक्वेस्ट होता है, 7 डेज के बाद फिर वो रिटर्न रिक्वेस्ट भी गायब हो चुका था। अच्छा, यस सर, ये केस मेरे साथ भी हुआ था। हाँ सर, क्योंकि हम लोग अमेजोन वगैरह जो प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी, HTTPS सब चेक करते हैं ना, फिर भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। ये तो आपने नया चीज बताया, ये भी एक और बता रहे हैं कि उनके साथ भी ये हुआ है। मतलब नॉर्मली होता क्या कि अगर रॉन्ग प्रोडक्ट आता है, आप रिटर्न पॉलिसी में जाते हैं और कस्टमर केयर में कंप्लेन करते हैं, तो जो राइट प्रोडक्ट है वो आपके पास वापस आ जाता है और वो प्रोडक्ट वो लोग पिक कर लेते हैं वहां से। लेकिन ये ऑर्डर ही वहां से पता है हट गया। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, मैं ज्योति हूँ 12 से। सर अभी ना मेरे भैया के साथ क्या हुआ, उनके मोबाइल पे ना वो पूजा गुप्ता नाम से एक कॉल आया, और अगर वो कॉल को उठाते हैं तो उनके मोबाइल में जो जितने भी फोटो हैं हमारे फैमिली वगैरह सभी के, तो वो कॉल उठाते ही उनके पास वो फोटो जा रहे हैं, और उनके पास ना बार बार में कॉल आता है। तो जैसे ट्रू कॉलर पर वो नाम देखते हैं तो शिवा नाम लिखा हुआ आता है उस पे, और अगर कॉल को रिसीव करके बात करते हैं तो फोटो जाते हैं, और ना उसमें लड़का बोलता है, कोई अलग अलग आवाज से बार बार में कॉल आते हैं उनके, और फिर उनके नंबर हमारे मोबाइल में सेव भी नहीं हो रहे, और उनके और सब पे वीडियो कॉल
वॉइस कॉल भी आते हैं उनके, और अभी भी पता नहीं चल पा रहा कि कौन है वो। ऐसा हो रहा है सर। हाँ, ऐसा हमें आपने उसके लिए क्या किया फिर? उसके लिए अभी तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा पहले अभी जैसे सर अपनी क्लास लेंगे तो उनसे बात करेंगे, तो सर अपन जैसे उन नंबर को ब्लॉक कर देंगे तो वो और सब पे भी आ रहा है उनका। तो और ये जैसे मतलब फेक आईडी वगैरह ऐसे चलाते हैं, तो उनको तो मतलब सभी प्रकार की जानकारी रहती है। जैसे मतलब अपन उनको ब्लॉक कर देंगे और सबसे भी उनको ब्लॉक कर देंगे, तो भी क्या पता वो अपने नंबर कहीं से भी निकाल सकते हैं, वापस से कर देंगे। मान तो लो ब्लॉक, इसलिए मान लो आपने ब्लॉक कर दिया, हाँ आपके पास तो फोन नहीं आएंगे, लेकिन मेरे हाँ पास तो फिर से फोन आया और मेरे साथ वही घटना हो। हाँ उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी कोई डाउटफुल से मतलब कॉल आ रहा है नंबर से, तो हमेशा हम नजदीकी थाने में जाकर उसकी कंप्लेन करें वो नंबर देख करके कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इस नंबर से फोन आ रहा है, और मैं जैसे ही फोन पिक करता हूँ मेरे मोबाइल से फोटो ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। हाँ सर। ठीक है, हमेशा हम अगर कोई इंटरनेशनल, गवर्नमेंट भी आजकल एसएमएस भेज रहे हैं कि कोई भी इंटरनेशनल कॉल आ रहा है या कुछ भी जो आपको लग रहा है कि ये गलत है या डाउटफुल है, इमीडिएट जाकर के थाने में उसका एक एप्लीकेशन दे दो कि ये नंबर से ऐसे ऐसे हुए हमारे साथ। अगर आप पुलिस के अगर एफआईआर मतलब पुलिस के इंफॉर्मेशन में नहीं दोगे तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये घटना 1 नहीं 10 के साथ होता चला जाएगा धीरे धीरे। हाँ सर, कम से कम 1 मंथ हो गया सर, तब से ही कॉल आ रहा है उनके पास। उनसे मैंने भी किया नहीं इमीडिएट जाकर देखो। नंबर ब्लॉक करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हम नजदीकी पुलिस थाने में जाकर के, हर जगह आजकल साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके कि हम कंप्लेन करें कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और के साथ होगा, आप ब्लॉक कर देंगे तो, या फिर हो सकता है आपके साथ ही फिर से हो जाए। हाँ सर, फिर अभी ना अभी जैसे उसने एक दिन कॉल उठाया तो उन्होंने फोटो बताया कि आपके फोटो हमारे पास आ चुके हैं और आप अभी हमें इतने पैसे दो तो हम आपके फोटो वगैरह इनको डिलीट कर देंगे। तो वो ऐसे कर रहे हैं अब तो वो ना तब से ही उनका कॉल भी नहीं उठा रहा, क्योंकि वापस से कॉल उठाएंगे तो और भी जो फोटो हैं तो वो भी चले जाएंगे उनके पास। तो आप जाकर थाने में अगर नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है नहीं है। कोई भी हो सकता है, नजदीकी भी हो सकते हैं, दूर के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए जाकर के आपको कंप्लेंट करनी चाहिए इन चीज को। हाँ सर, तो फिर सर जो उनके पास फोटो गई है सर, उसके अंदर वो एडिटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब गलत कर सकते हैं ना। यही तो साइबर क्राइम है, तभी तो बता रहा हूँ। किसी भी फेसबुक पे भी अपना फोटो अपलोड नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके सर। नमस्कार कमलेश जी, सीमा बात कर रही हूँ लखीमपुर खीरी से। नमस्कार मैम, बताइए। मैं भी यही चीज आपको पूछने लगी थी कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल ऐसे ही अननोन नंबर से आया और उसको उठाया तो बहुत खराब चीजें उसमें थी। मेरी बेटी भी साथ बैठी हुई थी, बेटा भी था, तो इंस्टेंटली तो क्या कर सकते थे, फटाफट उसको ब्लॉक कर दिया। बट आई एक्चुअली वांटेड टू डू समथिंग कि ऐसे तो ये मेरी डॉटर के फोन पे भी आएगा, औरों के फोन पे भी आएगा, तो उसको हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम के लिए रिपोर्ट लिख सकते हैं क्या, ये मैं पूछना चाह रही थी। जी मैम, दोनों ऑनलाइन भी होता है। आप ऑनलाइन भी जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हर पुलिस थाने में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है। ऑनलाइन कैसे करते हैं सर? ऑनलाइन साइबर उसकी साइट है, वेबसाइट मुझे याद नहीं है, मैं कल बता दूंगा आपको। वेबसाइट है उसके साइबर क्राइम के लिए, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके सारे कैटेगरी हैं। बहुत जरूरी है हमें करना। अगर हमारे साथ हो रहा है तो कल हमारे बच्चे के साथ होंगे, हमारे पड़ोस के साथ होंगे, बहुत जरूरी है। सर सिर्फ एक नंबर के थ्रू हम सारे फोन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? मतलब जैसे कि हमारा नंबर किसी पर्सन के पास है तो वो मतलब फोन की जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर फोटोज गैलरी जो भी इसके अंदर चीजें हैं, तो उसके थ्रू वो सब कुछ निकाल सकता है? कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, ये समझ लो आप। हैकर्स तो कंट्री के पूरी वेबसाइट हैक कर लेते हैं ये लोग, कभी डिफेंस के, कभी किसी के, और आइंदा रोज न्यूज में आता ही रहता है कि आज उस कंट्री के ये हैक हो गया था, वो हैक हो गया था। हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं। यस सर।
सर हम जो पिछली बार ट्रेनिंग थी ना सर अपनी साइबर सेफ्टी की, उसमें एक बता रहे थे शायद वो वहां से गीजगढ़ से थे या कहाँ से थे, तो वो सर रेलवे में थे। तो उन्होंने क्या किया, जो हैकर्स थे ना, तो उन्होंने रेलवे की एक फर्जी वेबसाइट बना के और 60 एम्प्लॉय को जॉब दे दिया सर। भाई मेरे, आप जॉब की बात कर रहे हो, यहाँ तो रिजर्वेशन बुक कर देते हैं, टिकट बुक कर देते थे। अभी थोड़ी सी सतर्क हो गई है, फर्जी टिकट इशू हो जाते थे यहाँ पे IRCTC के साइड से। ठीक है, ठीक है, तो आज हम सेशन क्लोज करते हैं। सर ये सेशन सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे ही होगा? हाँ, ट्यूसडे और थर्सडे होगा। ठीक है सर, एंड करें फिर सेशन को। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो आप जहां से भी हो, उस सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको दीजिए, वो मुझे भेज देंगे, हम आंसर कर देंगे उसकी, या मेल कर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।